Assalamu alaikum students. Let us recall our last lecture solving a biological problem. First of all, we have to recognize a biological problem. Number 2 observations. Number 3 hypothesis. Number 4 deduction. Study of malaria. The observations are malaria and marshy area have some relation. Quinine is effective in treating malaria. Drinking the water of marshes does not cause malaria. Plasmodium is seen in the blood of malarial patients. Next one is hypothesis. Plasmodium is the cause of malaria. Deductions. If Plasmodium is the cause of malaria, then all person ill with malaria should have Plasmodium in their blood. अब डिडक्शन से क्या आगे हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा उस जो हमने डिडक्शन निकाला था ना, जो हमने एक ख़ास डिडक्शन की एक स्टेटमेंट थी, एक हमने उसका लॉजिकल जो है वो कॉन्सिक्वेंस निकाला था यानी डिडक्शन, उसको हम जो है वो एक्सट्रीम टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारेंगे। यानी कि जो हमने एक स्टेटमेंट निकाली है उसके हम अब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लैब में ले जाके उसको प्रूव करेंगे गलत या फिर सही, और देखेंगे कि ये क्या है, ये सही है या गलत है। ठीक है। अब जो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट होते हैं, हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो स्टेटमेंट या जो हाइपोथेसिस डिडक्शन जो है वो सही होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस यानी कि जो कि ट्रू जो है वो प्रूव हो जाता है, जो हमारे लैब में जो है टेस्ट के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट सही उसका आंसर आ जाता है कि ये राइट है, तो उससे हम मज़ीद जो है वो प्रिडिक्शंस जो है वो और निकाल सकते हैं। अब मलेरिया के केस में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए थे। ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब क्या हुआ कि 100 पेशेंट्स लिए गए थे मलेरिया के, उनका जो है वो ब्लड का एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप में किया गया था ताकि ये प्रूव किया जा सके कि मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ठीक है। और एक 100 लोगों का ग्रुप बनाया गया था और 100 हेल्दी पर्सनस का भी ग्रुप बनाया गया था, उनके भी ब्लड एग्जामिनेशन की गई थी। अब ये पता लगाने के लिए कि हेल्दी लोगों के ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम है या नहीं, जो है हमारे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो है वो हेल्दी लोगों के ब्लड में मलेरिया का प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज दे आर हेल्दी पर्सन, और जो अफेक्टेड पर्सन है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए था। तो ये तजर्बात किए गए थे।
जो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो था, यानी कि हमने एक मलेरियल पेशेंट से अफेक्ट करवाया है एक मॉस्कीटो को, ठीक है, इंसान से मॉस्कीटो को इन्फेक्ट करवाया गया। अब हम चाहते हैं कि जो मलेरिया जो उसके अंदर इन्फेक्ट हो गया है, मॉस्कीटो हो गया मच्छर, अब वो इन्फेक्टेड जो मॉस्कीटो है वो एक नॉर्मल इंसान को काटेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाना चाहिए, ताकि ये प्रूव हो सके कि इसके अंदर प्लाज्मोडियम गया है और प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्कीटो ने दोबारा ट्रांसमिट किया है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। इस मकसद के लिए अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्कीटो से स्पैरोज पर एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए, स्पैरोज पर किए गए। अब इन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो क्यूलिक्स मॉस्कीटो थी जिसको इन्फेक्ट किया गया, ठीक है, अब उसके अंदर क्या हुआ कि प्लाज्मोडियम ने मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसके स्टमक की वॉल के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। अब इन मॉस्कीटोज से क्या किया गया, हेल्दी स्पैरोज को कटवाया गया। इन्फेक्टेड जो है वो मॉस्कीटो, उसके सलाइवा के अंदर क्या आ गया था, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इन्फेक्टेड मॉस्कीटो के काटने से क्या हुआ कि स्पैरो के अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया। अब इस प्रोसेस के बाद जब उसने कुछ दिनों के बाद उन स्पैरोज को एग्जामिन किया तो उनके ब्लड के अंदर क्या आ चुका था, प्लाज्मोडियम, यानी कि वो इन्फेक्ट हो चुकी थी। इन द एंड अब आखिर में अब स्पैरो पे तो एक्सपेरिमेंट्स कर लिए गए, वो प्रूव हो गए कि ये ठीक है। अब क्या हुआ कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स पे किए गए, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, एक इटालियन बायोलॉजिस्ट 1898 में उसने क्या किया, एक एनोफिली मॉस्कीटो से एक मलेरियल पेशेंट को कटवाया, ठीक है। अब मलेरियल पेशेंट के अंदर थे प्लाज्मोडियम, अब वो हो गए एनोफिली मॉस्कीटो के अंदर ट्रांसमिट। उसको कुछ दिन के लिए रखा गया, उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो रेप्लिकेट हुआ और बढ़ गया उसके अंदर, उसके सलेवरी ग्लैंड्स के जरिए उसके मुंह में आ गया। और फिर क्या हुआ कि उसने उस एनोफिली से एक हेल्दी मैन को कटवाया गया, ठीक है, बाइट कराया गया। अब क्या हुआ कि अब वो एनोफिली, इन्फेक्टेड एनोफिली से जो है एक हेल्दी मैन के अंदर ट्रांसमिट हो गया। कुछ दिनों बाद वो जो हेल्दी मैन था वो एक मलेरिया से इन्फेक्ट हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि मॉस्कीटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है जी। ये हमारा एक अब हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू साबित हो गया। हमारा मलेरिया इन स्पैरो जो स्पैरो में हुआ था क्यूलिक्स के जरिए हमने ट्रांसफ़र किया था, और जो मैन के अंदर वो एनोफिली मॉस्कीटो से ट्रांसफ़र होता है। अच्छा जी, ये हम एक्सपेरिमेंट्स तक पहुंच गए। हमने मलेरिया का केस साथ साथ स्टडी किया कि मलेरिया में हमने कैसे ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स तक हम पहुंच चुके हैं कि मैन के ऊपर, स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और वो राइट कैसे प्रूव हमने किए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। अब जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो साइंटिस्ट दो टाइप के वो ग्रुप बनाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। कंट्रास्ट में होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि अब ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक टेस्ट कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी है या नहीं। उसके लिए हम एक कंट्रोल ग्रुप रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप क्या होगा कि अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड, वो हो जाएगा कंट्रोल ग्रुप, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल होगी। और दूसरा ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होगा कि विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में यानी कि जिस ग्रुप के ऊपर एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे, जबकि एक कंट्रोल ग्रुप वो है जिसमें फ्रीली अवेलेबल है। अब क्या होगा जी, अब ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जबकि कंट्रोल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, यानी जिसके अंदर फ्रीली अवेलेबल है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो ग्रुप्स हो गए, समझ आ गई। एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने वो चीज़ हमने देखनी है जो हम चाह रहे हैं कि प्रूव राइट या रॉन्ग जिसको करना चाह रहे हैं, और एक कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें फ्रीली आप दूसरी चीज़ों को कर देते हैं अवेलेबल। अब नेक्स्ट इसका स्टेप क्या हो गया, बायोलॉजिकल मेथड का है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें रिजल्ट्स मिले हैं उसको एक ख़ास फॉर्म में जो है गैदर करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स की एक मुनज़्ज़म या फिर ऑर्गेनाइज्ड समरी बनाना, ठीक है। ये एक
स्टैटिस्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो है क्या करते हैं, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स की रिपोर्ट बनाते हैं। अब क्या होगा कि बायोलॉजिस्ट अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश कर सकते हैं मुख्तलिफ जर्नल्स में, बुक्स में, ठीक है, मीटिंग्स में और मुख्तलिफ जगह पर वो अपने लोगों के साथ अपने रिजल्ट्स को शेयर कर देते हैं ताकि लोग उसके ऊपर उसको एक्नॉलेज कर सकें। अब हम देखेंगे कि थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल कैसे बनता है। अब हम हाइपोथेसिस स्टार्ट करते हैं कि जब हाइपोथेसिस हमने एक दिया था, उस हाइपोथेसिस को साइंटिस्ट बार बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो बार बार उसको टेस्ट करते हैं और वो बार बार टेस्ट करने के बाद जो है वो गलत साबित नहीं होता, ठीक है। वो अपना जो है वो स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल ट्रू रहती है, उसका रिजल्ट एग्जैक्ट आता है हर बार, कभी भी वो फॉल्स प्रूव नहीं हो पाता, तो तब वो एक बन जाता है थ्योरी, ठीक है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब थ्योरी जो है वो उसके क्या होता है, बहुत ज़्यादा एविडेंसेस होते हैं, ठीक है, एक थ्योरी के पीछे। अब एक प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है, एक प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो एक न्यू हाइपोथेसिस जो है वो बनाती रहती है आगे, यानी कि उससे हम नए और मज़ीद उसके रिजल्ट्स निकलते रहते हैं और टेस्टिंग का प्रोसेस आगे चलता रहता है, यानी कि वो राइट रहती है, सही साबित होती रहती है और उससे और हाइपोथेसिस बनते हैं और उस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। बायोलॉजिस्ट उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं और उसको पूरी कोशिश करते हैं कि इसको हम गलत साबित कर सकें इस थ्योरी को। अगर बायोलॉजिस्ट की जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो एफर्ट्स के बाद भी वो रॉन्ग प्रूव नहीं होगी, तो एट द एंड वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बाद जो वो क्या बन जाएगी, कि एक लॉ या फिर एक प्रिंसिपल बन जाएगी। अब लॉ और प्रिंसिपल क्या है, लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर, यानी कि एक नेचर का एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट, ऐसा फैक्ट जो कि नॉन चेंजेबल हो, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता, उसमें अल्ट्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उसको हार्ड वर्क के बाद और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद, फुल एविडेंस के बाद हमने वो एक लॉ या प्रिंसिपल बनाया है, तो फिर वो एक क्या होगा, इररिफ्यूटेबल थ्योरी, ठीक है। लॉ और प्रिंसिपल इज अ इररिफ्यूटेबल थ्योरी। एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये दो लॉज ऐसे हैं जो कि इसकी एग्जांपल हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या किया जाता है, अब सारे बायोलॉजिकल मेथड हमने अब पढ़ लिया जी, कहाँ से हुआ इसको रिपीट करते हैं जी। ऑब्जर्वेशंस की गई, सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। क्या था, फॉर एग्जांपल मलेरिया हो रहा था लोगों को, यानी कि एक बीमारी हो रही थी, चिल्स या फिर फीवर्स का, ठीक है। इसको अब एक शॉर्ट समरी में बताती हूँ आपको कि बीमारी फैल रही थी जिसमें कि बीमार बुखार चढ़ रहा था और चिल, सर्दी लग के बुखार चढ़ना। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस की गई, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस 4 ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के बाद एक हाइपोथेसिस बनाया गया, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस बनाई गई, डिडक्शन बनाने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है। उसके एक्सपेरिमेंट के बाद क्या किया, उन एक्सपेरिमेंट को फिर हमने उसके रिजल्ट्स को समराइज किया और फिर क्या हुआ, थ्योरी एंड लॉ कैसे बनेगी, हमने उस हाइपोथेसिस को तजर्बात करके हमने उसे गलत साबित करने की कोशिश की, जबकि वो रॉन्ग प्रूव नहीं हुई, तो फिर हमें क्या वो बन गया, एक लॉ या प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। ये एक हमारे पास एक खास जो है वो इनके नताइज निकलेंगे। अब इनका एक बायोलॉजिकल डेटा हमारे पास आ गया सारे इस प्रोसेस के बाद। अब इसको हम किस फॉर्म में अब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसको हम ग्राफिक्स की फॉर्म में, टेबल, फ्लो चार्ट्स, मैप्स या फिर डायग्राम्स की फॉर्म में इसको हम यानी कि अपना एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। डेटा एनालिसिस इज नेसेसिटी टू प्रूव एंड डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। अब क्या होगा, स्टेटिस्टिकल मेथड से हम डेटा एनालिसिस करते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू करेंगे। अब हम दो नंबर्स के दरमियान एक रेशियो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। अब इन टर्म ऑफ क्वेश्चन इट इज़ कॉल्ड रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। एक नंबर की दूसरे नंबर से रेशियो को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको एक कॉलन के जरिए, ठीक है। मार्क बिटवीन द टू नंबर्स के दरमियान ये 2 डॉट्स का होगा, इसको हम कहेंगे रेशियो, ठीक है। फॉर एग्जांपल द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पेशेंट्स इज 1:3, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या है जी, प्रोपोर्शन है जी टू ज्वाइन द टू रेशियोज, ठीक है। जो दो रेशियोज आपस में इक्वल हों उनको ज्वाइन करना, वो किसे करते हैं, प्रोपोर्शन के थ्रू, ठीक है। जब दो आपस में इक्वल हो गई, फॉर एग्जांपल A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D।
In the previous experiment he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया था, 20 जो है वो स्पैरोज को मॉस्किटो से कटवाया था। 14 आउट ऑफ देम गॉट मलेरिया। अब उनमें से क्या हुआ, 14 स्पैरोज को मलेरिया हो गया। अब इसके लिए हम क्या प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट रेशो है 14:20, 14 आउट ऑफ 20। सेकेंड रेशो है x:100। इसको सॉल्व हम करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी 70। इट्स मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज वुड गेट मलेरिया, ठीक है। 100 में से 70 को मलेरिया हो जाएगा। अब ये स्टैटिक्स क्या है, एक डेटा को समराइज करने का और उसकी कैलकुलेशन करने का एक एग्जैक्ट तरीका है, उसकी मीन वैल्यू निकल आती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि हम इससे एक रॉ जो फॉर्म में होता है हमारा डेटा, इसको हम इंफॉर्मेशन फॉर्म में इसको हम बना लेते हैं और रिजल्ट्स या फिर रिपोर्ट्स को शो कर सकते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में। टेबल्स फॉर्म बनाने के लिए और डिफरेंट जो है वो मीन वैल्यूज़ निकालने के लिए हम मैथ के रूल्स भी अप्लाई करते हैं। तो जी बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तमाम बायोलॉजिकल जो है वो मेथड क्या था, कैसे हमने ज़ीरो से स्टार्ट करके उसके एंड तक ला या थ्योरी तक आए, और कैसे हमने मैथमेटिकल स्टेप के ज़रिए उसकी मीन वैल्यू निकाली। तो ये सब था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो या आपको सही समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।